आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति से जुड़ी योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किसी बैंक में प्रबंध निदेशक के तौर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। दूसरा, उम्मीदवार को अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकार द्वारा गवर्नर के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ हो। ज़्यादातर आईएएस अधिकारियों को ही गवर्नर के रूप में चयनित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी आज ही के दिन 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। बाद में 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए भारत तथा फ्रांस के बीच, बी भारत तथा श्रीलंका के बीच, सी भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अथवा ऑप्शन डी भारत तथा बांग्लादेश के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका के साथ भारत का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो में 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, यानी आगामी सोमवार को। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और बेहतरीन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति और दोनों देशों के बीच तालमेल को दिखाती है, जो भारत के दृष्टिकोण सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, अंग्रेजी में कहें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके मुताबिक है। लेते हैं चौथा प्रश्न। सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सिलसिले से संबंधित संत थे? आपके ऑप्शंस हैं ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी रियास अथवा ऑप्शन डी नक्शबंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। व्याख्या देख लेते हैं। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। सूफीवाद भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी में आया और 12वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सिलसिला आमतौर पर एक प्रमुख फ़कीर के नेतृत्व में होता था जो अपने शिष्यों के साथ खानकाह या धर्मशाला में रहता था। इसमें 4 सिलसिला काफ़ी मशहूर हुए और ये प्रमुख माने जाते हैं। ये हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी रियास और नक्शबंदी। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। 3 अप्रैल 1325 को इनका निधन हो गया था, यानी आज 1 अप्रैल है और आगामी 3 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल कर लिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। वायाकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। लेते हैं पहला, वायाकॉम सत्याग्रह भारत में सामाजिक लोकतंत्र और समता स्थापित करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। दूसरा, तमिलनाडु में हुए इस आंदोलन की अगुवाई टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने की थी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वायाकॉम सत्याग्रह जो कि 30 मार्च 1924 से शुरू होकर 23 नवंबर 1925 तक चला था, यानी 30 मार्च को इसकी एनिवर्सरी थी। यह आंदोलन भारत में सामाजिक लोकतंत्र और समता स्थापित करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन की अगुवाई टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने की थी। तत्कालीन त्रावणकोर रियासत यानी वर्तमान केरल राज्य के कोट्टायम शहर के वायाकॉम शिव मंदिर के पास से गुजरने वाली सड़कों पर उस दौर में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लोगों को गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस पाबंदी को धार्मिक आधार बनाकर लागू किया गया था। यह सत्याग्रह 2 साल तक चला और आखिरकार सड़क सभी जातियों के लिए खोल दी गई। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। हाल ही में सलीम अजीज दुर्रानी का नाम सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान के एक रेसलर, बी स्पेन के एक कार्डियोलॉजिस्ट, सी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी क्रिकेटर अथवा ऑप्शन डी बांग्लादेश के फुटबॉल खिलाड़ी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 अप्रैल 2023 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे। श्री दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच में 25.04 की औसत से 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत में श्री दुर्रानी ने 23 विकेट लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री दुर्रानी ने 1969 की हिंदी फिल्म एक मासूम और 1973 की फिल्म चरित्र में अभिनय भी किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 1 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 2 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 3 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्र आज यानी 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मना रहा है। 1952 में राज्यों की परिषद को राज्यसभा का नाम दिया गया था। 1952 में तत्कालीन राज्यों की परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि परिषद को हिंदी में राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के ऊपरी सदन के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बधाई दी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने पहली बार हिंदूफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शंस है ए अलास्का, बी एरिजोना, सी फ्लोरिडा अथवा ऑप्शन डी जॉर्जिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी जॉर्जिया। व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका में जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और ये ऐसा विधायी कदम उठाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी पक्षपातपूर्ण रवैये की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है। इसको मानने वाले 1.2 अरब लोग 100 से अधिक देशों में रहते हैं। हिंदुओं और सनातन धर्म के प्रति घृणा का भाव रखते हुए हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ गलत और बिना तथ्य के बयानबाजी ही हिंदूफोबिया कहा जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। दूसरा, इससे स्पेस लॉन्चिंग की लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन इसके जरिए दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, DRDO और वायुसेना ने मिलकर RLV का एक लैंडिंग टेस्ट किया। RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने इस तरह की तकनीक पर काम किया है जिससे अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आ सकेंगे और उन्हें हवाई जहाज के जैसे लैंड कराया जा सकेगा। इसे ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी स्पेस लॉन्चिंग की लागत बहुत कम हो जाएगी, न कि बढ़ जाएगी। इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। CBI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, CBI का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। दूसरा, 1997 का विनीत नारायण मामला CBI निदेशक के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के हीरक जयंती समारोह यानी डायमंड जुबली का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। CBI को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी DPSEA 1946 द्वारा प्राप्त होती हैं। CBI का प्रमुख एक निदेशक होता है जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। एक वक्त ऐसा था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी CBI निदेशक को हटा सकती थी। यह नियम 1997 तक था जब सरकार ऐसा कर सकती थी। 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल के लिए तय कर दिया गया। इसके पीछे मकसद ये था कि CBI चीफ
बिना किसी दबाव के अपना काम कर पाएं। आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित भगवान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित भगवान महावीर का जन्म वज्र साम्राज्य में हुआ था। दूसरा, इन्होंने अपनी शिक्षाएं संस्कृत भाषा में दी थी। तीसरा, महावीर को पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। देश भर में आज यानी 4 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर पीढ़ी के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्र साम्राज्य, जो कि आधुनिक बिहार का वैशाली क्षेत्र है, यहाँ के कुंडा ग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित भगवान महावीर को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 साल में ये अपना घर बार छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में निकल गए थे। अपनी शिक्षा इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी यानी लोकल लैंग्वेज में दी थी, ताकि आम जनमानस भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं और उपदेशों को समझ पाए, वहाँ तक बात पहुँच पाए। इनकी शिक्षाओं में अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी किसी चीज में आसक्ति न रखना, अनासक्ति रखना, ऐसे मूल्य इनकी शिक्षाओं में शामिल थे। महावीर को बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक जगह पर 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हो गया था, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से इनको मुक्ति मिल गई थी। लेते हैं दूसरा प्रश्न, नाटो संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दूसरा, हाल ही में फिनलैंड नाटो का 30वां सदस्य बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। फिनलैंड आज यानी 4 अप्रैल को नाटो का 31वां सदस्य बन गया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। अभी तक नाटो के कुल 30 सदस्य देश थे। फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। तुर्की की आपत्ति के कारण इसकी सदस्यता कई महीनों तक रुकी रही। अब जब तुर्की ने इस पर हामी अपनी मंजूरी दे दी है तो नाटो के कुल 31 सदस्य देश हो गए हैं। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यानी आज ही के दिन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से पीएम स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी यानी नोडल एजेंसी कौन सी है? योर ऑप्शंस आर ए सिडबी, बी एसबीआई, सी नाबार्ड अथवा ऑप्शन डी पीएनबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सिडबी। व्याख्या देख लेते हैं। रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके कहें तो द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि से संक्षेप में कहते हैं, इसे शुरू की गई थी। योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के यानी कोलेट्रल के दिया जाता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इस योजना के तहत इस साल 23 मार्च तक 34.47 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के 42.70 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीता है? आपके विकल्प हैं ए रीना देवी, बी भगवानी देवी डागर, सी सुशीला खाखर अथवा ऑप्शन डी रंजना मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भगवानी देवी डागर ने यह करामात दिखाया है। 95 साल की हैं ये। व्याख्या देख लेते हैं।
पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भगवानी देवी डागर ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 95 वर्ष की आयु में भगवानी ने पोलैंड में हुई विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते। भगवानी देवी ने 60 मीटर रेस, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। लेते हैं आज के इस एमसीक्यूज प्रोग्राम का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। बी, इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। सी, इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है। अथवा ऑप्शन डी, इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम अब लगभग पूरा हो चुका है, इसी वजह से ये चर्चा में है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी, ये दोनों जगह के नाम हैं, इनके बीच बनाया गया है। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना के तहत किया गया है। इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है, न कि 259। पुल पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा, यानी 8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आ जाए तो भी ये ब्रिज नहीं हिलेगा, नहीं टूटेगा। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को सह सकता है। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसकी लाइफ 120 साल आंकी गई है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जो कि बाबू जगजीवन राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की एक अलग संगठन के रूप में स्थापना से सहमत नहीं थे। दूसरा, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफी सक्रिय थे। आपके विकल्प हैं ए, केवल एक, बी, 1 और 2 दोनों, सी, केवल 2 अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में दलित राजनीति का प्रमुख नाम बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। आज ही के दिन 5 अप्रैल 1908 को चंदवा बिहार के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में बाबू जगजीवन राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की नींव रखने में अहम योगदान दिया था। ये संगठन अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए समर्पित था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और इस दौरान ये 2 बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इनके नाम 1936 से लेकर 1986 तक यानी 40 साल तक लगातार संसद में प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड है, यानी इतने साल तक लगातार सांसद रहे। इनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री होने का भी रिकॉर्ड है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में शेंगेन सुर्खियों में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, हरे शैवाल की एक प्रजाति है ये, बी, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये, सी, इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप है ये, अथवा ऑप्शन डी, 27 यूरोपीय देशों का ये एक समूह है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है। व्याख्या देख लेते हैं। शेंगेन 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जिनमें आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है, निर्बाध आवाजाही है, यानी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है, इसे आसान बनाना है। इसमें शेंगेन स्टिकर को हटाकर उसकी जगह डिजिटल बारकोड इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वीजा प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम किया जा सके, इसमें होने वाले धोखाधड़ी को कम किया जा सके और इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। इससे वैध यात्री के लिए वीजा के लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये 5 मिलीमीटर से कम परिधि वाले प्लास्टिक होते हैं जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। दूसरा, पानी में घुला हुआ माइक्रोप्लास्टिक सी फूड के जरिए हम इंसानों तक पहुंच रहा है। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं।
माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से कम परिधि में पाए जाते हैं। ये खासकर टूथपेस्ट, कपड़े, बॉडी क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पाद और औद्योगिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक घर के सीवरेज सिस्टम से होकर नदियों और समुद्रों में और फिर वहां से सी फूड में पहुंच रहा है। इसके बाद जब हम सी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो यह हम इंसानों के शरीर में फैल रहा है। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के महासागरों में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक तैर रहे हैं। सोच लीजिए कि हम लोग कितना जहर पी रहे हैं या खा रहे हैं। लेते हैं चौथा प्रश्न। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2015 को किया गया था। दूसरा, इसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारत के कॉर्पोरेट के कुछ सेक्शन द्वारा भारतीय लेखा मानकों का पालन न किए जाने पर नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। NFRA इस बात की समीक्षा करता है कि कंपनियां अपना अकाउंटिंग भारतीय लेखा मानकों के मुताबिक कर रही हैं कि नहीं, यानी भारत के लेखा मानकों को नियमों को फॉलो कर रही हैं या नहीं। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश अथवा ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केरल। व्याख्या देख लेते हैं। केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को एक बार फिर विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है। यह उद्यान केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य लुप्तप्राय नीलगिरी तहर और अन्य जानवरों अथवा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ यह उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग ट्रेल्स के साथ ही मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस अभयारण्य के लोग विशिष्ट नील कुरिंजी फूलों की खूबसूरती निहारने भी दूर दूर से आते हैं। यहाँ लोग जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहली बार एक कूल रूफ पॉलिसी जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी केरल अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी तेलंगाना। व्याख्या देख लेते हैं। तेजी से बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेलंगाना ने हाल ही में एक कूल रूफ पॉलिसी लागू की है। इस तरह की पॉलिसी लाने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य राज्य को गर्मी के अनुकूल बनाना और एनर्जी के इस्तेमाल को घटाना है। इस नीति के तहत छत को ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाएगा जिससे गर्माहट कम एब्जॉर्ब हो और कमरा अधिक ठंडा रहे। एक अनुमान के मुताबिक इसे लागू कर 5 साल के अंदर 60 करोड़ यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। लेते हैं दूसरा प्रश्न। बसोहली चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, असम के बसोहली क्षेत्र में विकसित इस कला में पौराणिक कथाओं और लोक कलाओं का मिश्रण झलकता है। दूसरा, इस कला का विकास हिंदू, मुगल तथा पहाड़ी शैलियों के समन्वय से हुआ था। तीसरा, बसोहली चित्रकला शैली हिंदू धर्म एवं परंपरा से अधिक प्रभावित रही। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बसोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। बसोहली लघु चित्रकला का विकास जम्मू क्षेत्र के बसोहली क्षेत्र में हुआ। इसमें पौराणिक कथाओं और पारंपरिक लोक कलाओं का मिश्रण झलकता है। इस कला का विकास हिंदू, मुगल तथा पहाड़ी शैलियों के समन्वय से हुआ है। बसोहली चित्रकला शैली हिंदू धर्म एवं परंपरा से अधिक प्रभावित रही और विष्णु एवं उनके दशावतारों का इसमें ज्यादा चित्रण किया गया है। ये शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही और अन्य शहरों में भी इसका विस्तार हुआ। लेते हैं तीसरा प्रश्न। देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए GI टैग पाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केरल। व्याख्या देख लेते हैं। GI रजिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI का दर्जा पाने वाले राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा है। GI दर्जा
मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तैयार होने वाले किसी कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पाद यानी जो कि हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाए। ये बासमती चावल के साथ हो चुका है। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। लेते हैं चौथा प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे इडू मिश्मी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? आपके स्टेटमेंट है। पहला, मिश्मी या देंग भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली एक जनजाति है। दूसरा, यह जनजाति 3 कबीलों में बटी हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने बताया कि वो जल्दी ही अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करेगा। इस पर वहां के स्थानीय जनजाति इडू मिश्मी लोगों ने इसका विरोध किया है। मिश्मी या देंग भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य और तिब्बत में निवास करने वाली एक जनजाति है। ये 3 कबीलों में बटी हुई है, इडू मिश्मी, दिगारू और मिजू मिश्मी। मिश्मी लोग मध्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर में बसते हैं जो ऊपरी और निचली दिबांग घाटी, लोहित और अंजाव जिलों तक विस्तारित है। लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का अंतिम प्रश्न यानी 5th क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार अथवा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी चीन। व्याख्या देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को नाथुला पास से जोड़ने वाली सड़क पर हाल ही में एक बड़ा ही दुखद और भयानक बर्फीला तूफान आने से 7 यात्रियों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। कुल 350 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। तिब्बत जो कि इस समय चीन के कब्जे में है, यानी भारत और चीन को यह नाथुला दर्रा जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक समय था जब ये सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। काफी महत्वपूर्ण मार्ग था ये। 19वीं सदी तक इस इलाके से करीब 60% व्यापार इस रास्ते से हुआ करता था। प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत ने 1991-92 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। दूसरा, इसके तहत राज्यों को केवल वित्तीय सहायता दी जाती है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर भारत के राष्ट्रपति ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में आयोजित एक गज उत्सव में भाग लिया। आपको बता दें कि भारत ने 1991-92 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव हाथी संघर्ष को रोकना और पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह की सहायता दी जाती है। परियोजना के अंतर्गत 80,777 वर्ग किलोमीटर में फैले 33 हाथी रिजर्व्स को अधिसूचित किया गया है, यानी इतने हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। लेते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोंगथोंग गांव कहाँ मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम अथवा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी मेघालय। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक सांसद महोदय ने मेघालय के कोंगथोंग गांव पर प्रधानमंत्री को अपनी एक विकास रिपोर्ट पेश की, यानी डेवलपमेंट रिपोर्ट। कोंगथोंग भारत का एकमात्र व्हिसलिंग विलेज है। पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित इस गांव के लोग एक दूसरे को उनके नामों से नहीं बल्कि विशेष धुन से बुलाते हैं। इसके कारण इस इलाके को व्हिसलिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। कोंगथोंग के ग्रामीणों की इस धुन को जिंगर वाई लव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है माँ का प्रेम गीत। यहाँ रहने वाले गांव वालों के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम रजिस्टर्ड नाम और दूसरा गाने वाला नाम। यहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धुन बच्चे के जन्म के बाद माताओं द्वारा बनाई जाती है, जो यूनिक होती है। यानी माँ अपने बच्चे को या गांव के लोग भी एक दूसरे को उसी धुन से या सीटी बजाकर गुनगुनाकर बुलाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बोहाग बिहू के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला,
ये असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा, इसे रोंगाली बिहू या काटी बिहू भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बोहाग बिहू ये भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोंगाली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं। ये असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आमतौर पर यह त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है, जो फसल कटाई के समय को दर्शाता है। इस साल यानी 2023 में यह त्यौहार 14 अप्रैल को पड़ रहा है। दरअसल बिहू पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। एक बोहाग बिहू जो इस समय मनाया जा रहा है, दूसरा माघ बिहू जो जनवरी में, और तीसरा काटी बिहू। माघ बिहू जनवरी में और काटी बिहू हर साल अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ये सारे उत्सव फसल पकने और तैयार होने की खुशी में मनाए जाते हैं, यानी कृषि कैलेंडर के मुताबिक इन त्योहारों को मनाया जाता है। लेते हैं चौथा सवाल। दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये 17 धातु तत्वों का एक समूह है, बी इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल होते हैं, सी ये तत्व लैंथेनाइड से अलग भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, अथवा ऑप्शन डी इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स में किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी NGRI के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेहद ही लाभप्रद दुर्लभ मृदा तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है। ये 17 धातु तत्वों का एक समूह होता है। ये दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मटेरियल्स अंग्रेजी में कहें तो, इनमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल होते हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान ही भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व बड़े काम के होते हैं। इनमें अद्वितीय चुंबकीय गुण, संदीप्त यानी चमक उत्पन्न करने वाले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण मौजूद होते हैं। इस तरह इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क संचार, स्वास्थ्य देखभाल और राष्ट्रीय रक्षा के कई तरह के तकनीकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आने वाली अत्याधुनिक तकनीकों में भी इसके इस्तेमाल की काफ़ी संभावना है, इसलिए इसकी काफ़ी डिमांड है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है यानी लॉन्च करने वाली है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, बी नासा, सी रॉसकॉस्मॉस अथवा ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये जो जूस मिशन लॉन्च करने वाली है। व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA एरियन स्पेस और एयरबस के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना से एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये लोग एरियन 5 रॉकेट के जरिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जूस, फिर से बता दूं अंग्रेजी में जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ये लॉन्च किया जा रहा है। ये अंतरिक्षयान बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के लिए 8 साल की पूरी एक कठिन यात्रा करेगा। जू सैटेलाइट बृहस्पति और इसके 3 बड़े महासागरों वाले चंद्रमाओं कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा के करीब से गुजरेगा। बृहस्पति की जांच करने के अलावा ये इसके चंद्रमाओं पर जीवन होने की संभावना का भी पता लगाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बूजी सेतु, बूजी ब्रिज है ये कहाँ मौजूद है? योर ऑप्शंस आर ए मोजाम्बिक, बी घाना, सी ट्यूनीशिया अथवा ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी मोजाम्बिक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीते 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में बूजी सेतु का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पुल 132 किलोमीटर लंबे टीका बूजी नोआ सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है। भारत के सहयोग से बनाया जा रहा यह सेतु भारत और मोजाम्बिक की एकजुटता और मैत्री का उदाहरण है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट 75I के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, परियोजना के नाम में जो आई लेटर है यह भारत को डिनोट कर रहा है। आपके ऑप्शंस है ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75I विदेशी विक्रेताओं के सहयोग से 6 नई पारंपरिक पनडुब्बियों के डिजाइन
और उनके निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। परियोजना के नाम में आई इंडिया को डिनोट कर रहा है, जबकि 75 इन पनडुब्बियों की अनुमानित लंबाई जो कि मीटर में नापी जा रही है इसको दर्शा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत अभी 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए जर्मनी ने अपनी HDW क्लास डॉल्फिन पनडुब्बी भारत को देने की पेशकश की है। यह पनडुब्बी वायु स्वतंत्र प्रणोदन यानी API प्रणाली पर आधारित है। समय निकालकर इस API सिस्टम को नेट पर जरूर सर्च कीजिएगा। अभी समय अभाव के कारण मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए लेते हैं तीसरा प्रश्न। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है ये उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच विवाद से संबंधित है। दूसरा, इसे बेलफास्ट समझौता भी कहा जाता है। और तीसरा, हाल ही में इस समझौते पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 2, B केवल 1 और 3, C केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन C। तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड को लेकर यह विवाद था। आंदोलनकारियों का एक समूह चाहता था कि उत्तरी आयरलैंड को यूके का हिस्सा बनाया जाए यानी बना रहे, और दूसरा गुट चाहता था कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिला दिया जाए। बस इतना ही विवाद था जो हिंसा की एक बड़ी वजह बन गई। विवाद और संघर्ष का यह दौर लगभग 30 सालों तक जारी रहा। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते रहे, सामाजिक संघर्ष भी रहा। 10 अप्रैल 1998 को विवाद को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, जिसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहा जाता है। क्योंकि उसी दिन गुड फ्राइडे का त्यौहार था, इसलिए इसको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहा गया। और यह समझौता बेलफास्ट में हुआ था नदर आयरलैंड के, इसलिए इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। बीते 10 अप्रैल को इस समझौते को 25 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल कर लिया। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी UNDEF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा अथवा कौन से? पहला, UNDEF की स्थापना वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिकरण के यानी डेमोक्रेटाइजेशन के प्रयासों का समर्थन करना था, इसको सपोर्ट करना है। आपके ऑप्शंस है A केवल 2, B 1 और 2 दोनों, C केवल 1 अथवा ऑप्शन D नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। एक NGO है जिसे भारत में निगरानी सूची के तहत रखा गया साल 2016 में। हाल ही में भारत ने कहा कि जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित इस NGO को संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी UNDEF द्वारा अनुदान देने पर, फंडिंग करने पर भारत को कोई आपत्ति नहीं है, यानी UNDEF से इस NGO को फंडिंग की जा सकती है। भारत में भले ही ये निगरानी सूची में रखा गया है, लेकिन इसकी फंडिंग पर भारत को कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी ए अन्नान द्वारा UNDEF की स्थापना साल 2005 में की गई थी और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिकरण के प्रयासों का समर्थन करना था। यह दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसा ये कहता है। लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हाल ही में सायरन स्पैग्निकोला सुर्खियों में रहा। आपको बताना है कि ये है क्या। आपके ऑप्शंस हैं A हरे शैवाल की एक प्रजाति है ये, B भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये, C इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप है ये, अथवा ऑप्शन D जलीय सालामेंडर की एक नई प्रजाति है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D जलीय सैलामेंडर की एक प्रजाति है। सैलामेंडर एक कीड़ा होता है जो सीपेज एरिया में पाया जाता है, खासकर ये अमेरिका वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सायरन स्पैग्निकोला जलीय सैलामेंडर की हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी खाड़ीय तटीय मैदान में नमी युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है, सीपेज एरिया में। ये सायरनिडे परिवार से संबंधित है और सायरन जीनस में सबसे छोटी ज्ञात प्रजाति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली मनाई? आपके ऑप्शंस हैं A हिमाचल प्रदेश, B कर्नाटक, C राजस्थान अथवा ऑप्शन D मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी हिमाचल प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश आज यानी 15 अप्रैल को अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।
हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। इसे 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 1966 में पंजाब के पर्वतीय इलाके भी हिमाचल प्रदेश में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया और यह देश का 18वां राज्य था, यानी 18th। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। गगनयान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। दूसरा, इसके पेलोड में 5 मॉड्यूल शामिल होंगे। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। गगनयान इसरो का एक मिशन है। इसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये इसके पेलोड में 2 मॉड्यूल शामिल होंगे। पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान शामिल होगा और सर्विस मॉड्यूल में 2 तरल यानी लिक्विड प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होगा। इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चालक दल के प्रशिक्षण का पहला सेमेस्टर अभी हाल ही में पूरा कर लिया है। इसकी वजह से इस प्रश्न को शामिल कर लिया मैंने। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। डब्बा ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, डब्बा ट्रेडिंग शेयरों की ट्रेडिंग का एक अवैध तरीका है। बी, इसमें ऑपरेटर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। सी, ऐसे ट्रेडिंग में संचालक डीमैट अकाउंट्स की मदद से इक्विटी में कारोबार कर लेते हैं। अथवा ऑप्शन डी, इस डब्बा ट्रेडिंग को लेकर एनएसई ने हाल ही में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों की ट्रेडिंग का एक अवैध तरीका है। इसमें ऑपरेटर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। इस डब्बा ट्रेडिंग को लेकर एनएसई ने यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि ये एक अवैध ट्रेडिंग है। एनएसई ने हाल ही में कई कंपनियों को डब्बा ट्रेडिंग में संलिप्त पाया है, जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस तरह की ट्रेडिंग में संचालक बिना डीमैट अकाउंट्स और केवाईसी के बाहर से इक्विटी में कारोबार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट को 5 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। तीसरा, SEEI यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना सबसे अग्रणी श्रेणी के राज्य हैं। इनका स्कोर 60 के ऊपर है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित इस सूचकांक में साल 2020-21 और 21-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एनुअल प्रोग्रेस यानी वार्षिक प्रगति का आकलन इवैल्यूएशन किया गया है। इस रिपोर्ट को 50 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। SEEI 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना सबसे आगे की श्रेणी में है। SEEI का उद्देश्य कार्बनीकरण में कमी लाने के प्रयासों का संचालन करना यानी कार्बनीकरण को कम करना और अधिक स्थायी भविष्य हासिल करना है। सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आपको बताएं तो उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को की गई थी। यानी BEE एक वैधानिक निकाय है। लेते हैं आज के इस MCQs प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा किबिथु गांव ये कहाँ मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम अथवा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम का एक गांव है जो चीन की सीमा पर स्थित है। किबिथु सैन्य शिविर के सामने चीन का रीमा पोस्ट है। साल 1962 के युद्ध में किबिथु ने चीन के शुरुआती हमले को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में इस गांव में किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की इन्होंने शुरुआत की। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि वैसे तो किबिथु अंतिम गांव है, लेकिन यहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाना चाहिए।